नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे बैंकिंग सिस्टम काम करता है और कैसे बैंकों की कमाई होती है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस सिस्टम में 3 लोग होते हैं लगभग। सबसे पहला कस्टमर होता है और दूसरा बैंक होता है जिसे हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई और इस तरह के बैंक जो होते हैं। और तीसरा मेन रोल जो इसमें होता है आरबीआई का। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक भी कहते हैं। अब एक कस्टमर जब कोई भी पैसा अपना डिपॉजिट करता है किसी भी बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट करने के एवज़ में उसे इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा, जो कि लगभग भारत में 6 से 7%, 8% अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप मिलता है। ये एक सीमा होती है, उस सीमा के आधार पर बैंक तय करते हैं कि कितना इंटरेस्ट देना है डिपॉजिट पर। अब बैंकों के पास जो डिपॉजिट जाता है, वही डिपॉजिट पैसा यानी वही कस्टमर का पैसा बैंक किसी दूसरे कस्टमर को दे देता है लोन के रूप में, और वो लोन देने के बाद उस कस्टमर से उस पर इंटरेस्ट लेता है। अब सोचने वाली बात है कि ये जो इंटरेस्ट होता है, जो बैंक इंटरेस्ट देता है कस्टमर को, उससे ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बैंक अपने कस्टमर को डिपॉजिट पर 7 या 8% का अगर इंटरेस्ट देता है, तो बैंक जब किसी को लोन देता है तो लोन देने वाले से वो लगभग 12 से 13% का इंटरेस्ट लेता है। और यही जो दोनों मार्जिन है, यानी 8 और 13 के बीच में जो लगभग 5% का मार्जिन है, यही बैंकों की वास्तविक कमाई होती है। और ये प्राइमरी तरीका है, यानी प्राथमिक तरीका है बैंकों की कमाई का। बैंक के और भी सारे तरीके हैं कि बैंक कैसे ऑन करता है पैसा। बिल्कुल इसी तरह जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका रिलेशन आरबीआई के साथ होता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के लिए एक कस्टमर हो जाता है, यानी जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे का शॉर्टेज होता है, मनी की शॉर्टेज होती है, तो वो आरबीआई से लोन लेता है और उस बदले उसे कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को देना होता है। बिल्कुल अगर उसी कमर्शियल बैंक के पास पैसों की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके पास मनी सप्लाई हो जाता है, तो वो पैसों को आरबीआई में डिपॉजिट करता है और उस बदले आरबीआई से भी उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ टर्म्स होते हैं, मैं उनको सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा, और वो समझना ज़रूरी है ताकि आप आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले कस्टमर और बैंक के बीच में जो आपका लेन देन होता है, उसमें आपको नॉर्मली हम इंटरेस्ट के तौर पर ही वर्ड को यूज़ करते हैं। यानी कस्टमर अगर डिपॉजिट करता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, और कस्टमर अगर लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है। अब ये जो बैंक लोन देता है कस्टमर को, इसके लिए एक होता है बेस रेट। बेस रेट यानी एक आधार दर होता है जो कि आरबीआई तय करती है सभी कमर्शियल बैंक के लिए, कि वो कमर्शियल बैंक किसी को भी अगर लोन देती हैं कस्टमर के रूप में, उसके कोई लोग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, सरकारें भी हो सकती हैं, तो आरबीआई डिसाइड करती है कि आपको एक रेट देती है कि 6 या 7% का बेस रेट बना देती है। वो डिपेंड करता है और उस आधार पर ही कमर्शियल बैंक किसी को लोन दे पाती है, यानी उससे नीचे का दर पर वो लोन नहीं दे पाएगी, उससे अधिक के दर पर, अधिक रेट पर ही उसे लोन देना होता है। तो वो होता है बेस रेट यानी मिनिमम रेट होता है जिस पर कि कमर्शियल बैंक को किसी को लोन देना होता है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनके बारे में। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई भी लोन देती है तो उसके लिए वो उससे कुछ इंटरेस्ट लेती है, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है हम उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट आपका अगर भारत में आज के समय में देखा जाए तो 6.75% है। यानी इस लोन देने के क्रम में बैंक से आरबीआई कोई भी और कोलैटरल वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह की मांग नहीं करती है, और बिना किसी कोलैटरल और सिक्योरिटी के ही बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को आसानी से लोन दे देती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब एक और तरह का लोन होता है जो कि कमर्शियल बैंक को अचानक कभी ज़रूरत पड़ती है, सडन अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज होती है, तो वो आरबीआई से डिमांड करती है शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है तो उसे एक अलग तरह का इंटरेस्ट देना होता है, और जिसे हम कहते हैं रेपो रेट। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, और इसके लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ सेल करनी होती है, यानी एक तरह से कोलैटरल वगैरह देना पड़ता है। अब ये जो रेपो रेट आपका है भारत में आज के समय में 6.5% है।
अब ठीक इसके विपरीत आपका एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कि कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसों की अधिकतम हो जाती है तो वो आरबीआई के पास जमा करता है और आरबीआई उसके बदले इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक को, जो कि रेपो रेट से काफ़ी कम होता है, जो भारत में अभी 3.35% है। तो अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमें समझना ज़रूरी होगा कि आपका मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब आपका सर्कुलेशन में मार्केट में जितने भी, भले वो कैश के रूप में हो या अदर फॉर्म में जो भी मनी होते हैं, उन सब को इंक्लूड करके हम बोलते हैं कि मार्केट में इतना मनी सप्लाई है। अब हम नॉर्मली सोचते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना सरकार और आरबीआई मिलकर इतना पैसा छाप दे के सब लोगों के पास पैसा पैसा ही हो जाए। अब ये चीज़ें कोई भी सरकार और कोई भी एपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक नहीं करती है। इसके पीछे इसका रीज़न होता है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो मनी की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू कम होने की वजह से किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर आप कोई पैसा पहले देते थे, अब मनी की वैल्यू कम होने की वजह से आपको और अधिक पैसा देना पड़ेगा। किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर आप पहले 10 रुपये देते थे, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में, तो उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 20 रुपये भी देने पड़ सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं कि ये महंगाई है। यानी अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल ना किया जाए, जो कि भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है, जिसका मतलब यही है साफ तौर पर कि पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। सेम चीज़ को खरीदने के लिए हम अभी अधिक पैसों को खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? तो इससे बचाव के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब उसे कम किया जाए। तो मार्केट में ये पैसे कम हो, इसके लिए एक उपाय ये होता है कि बैंक जो लोगों को लोन देते हैं, वो लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बढ़ा दें। और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने की वजह से लोग जो लोन लेने की इच्छा है और जो उनकी प्रक्रिया है, तरीके हैं, उसको वो कम कर देते हैं, लोन लेना कम कर देते हैं। और लोन लेना कम करेंगे तो मार्केट में जो मनी है उसकी मात्रा ऑलरेडी कम हो जाएगी, जिससे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अब बैंक ये इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? बैंक ये अपने आप नहीं करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जो लोन देती है बैंकों को, आरबीआई रेपो रेट, आप जिससे रेपो रेट के नाम से जानते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। अब रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है इंटरेस्ट बढ़ गया, जो कि बैंकों को लोन देने के लिए है। तो अब वो जो बैंक हैं आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे, और जब आरबीआई से लोन लेना वो कम कर देंगे तो बैंकों के पास जो मनी सप्लाई है ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब बैंक कम हो जाएगा मनी सप्लाई बैंक के पास, तो बैंक जो लोन देंगे लोगों को, वो भी अब अधिक रेट पर देना शुरू करते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसे कि आरबीआई कंट्रोल करती है, और ये मनी सप्लाई जिसकी वजह से महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और यही रीजन है कि अचानक कोई भी सरकार और कोई भी एपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक बहुत सारे पैसे छाप कर लोगों के पास पैसे नहीं देती है, ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पर जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट जनरेशन। क्रेडिट जनरेशन यानी बैंकों की जो उधार देने की प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है। तो आप एक उदाहरण के तौर पर आप इसे समझिए कि जब आप कभी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट किया। अब 1000 रुपये डिपॉजिट किया तो बैंक के पास 1000 रुपये आ गए, तो क्या बैंक वो पूरा का पूरा 1000 रुपये किसी को लोन में दे सकता है? नहीं। आरबीआई के द्वारा एक ऐसा अमाउंट तय किया जाता है, एक ऐसा रेशियो तय किया जाता है जिसके आधार पर हर बैंक को मिनिमम उतना अमाउंट अपने पास डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है, और बाकी पैसों को वो लोन दे सकता है, जिसे हम बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो कि भारत में अभी 4.5% के बराबर है। यानी अगर 1000 रुपये बैंक में जमा हुए तो उसका 4.5% यानी 45 रुपये बैंक क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, और बाकी सारे पैसों को वो आपका लोन के रूप में दे सकता है। अब जब कभी भी किसी को भी लोन दिया जाता है तो कैश के रूप में नहीं दिया जाता है, उसके लिए बैंक उसके नाम से एक डिपॉजिट अकाउंट खोल देता है, और वो हमेशा क्रेडिट के रूप में ही होता है, कैश के रूप में
नहीं होता है। तो बैंक ने सबसे पहले 1000 रुपये पर, आप नॉर्मली 4.5% पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं इसे 10% पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर बैंक के पास आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए तो बैंक CRR के तौर पर, कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर, जो कि RBI के द्वारा तय किया जाता है, मान के चलिए 10% रख लेता है। तो बैंक ने अपने पास 100 रुपये रख लिए और 900 रुपये उसने लोन के तौर पर किसी को दे दिया। अब वो जो व्यक्ति लोन लिया उसे कैश के रूप में नहीं मिला, तो उसने उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज़ किया और कहीं से कोई सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो वो पैसा किसी और को चला गया। अब वो व्यक्ति वो 900 रुपये लेके फिर से बैंक में आता है और डिपॉजिट करता है। अब बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में 900 रुपये और बढ़ गए, यानी बैंक अब क्या कर सकता है, फिर उस 900 का 10% यानी 90 रुपये रख लेता है CRR के तौर पर और बाकी 810 रुपये फिर से किसी और को लोन के रूप में दे देता है। यही प्रक्रिया फिर चलती है, वो 810 रुपये का सामान खरीदता है, किसी और के पास वो पैसा जाता है और वो अन्य व्यक्ति फिर से उसको बैंक में लाकर डिपॉजिट करता है 810 रुपये, जिसका कि 10% 81 रुपये रखकर CRR के तौर पर और 729 रुपये फिर से लोन दे दिया जाता है। यानी देखा जाए कि पहली बार 1000 रुपये ही डिपॉजिट हुआ, लेकिन वही पैसा बार बार मार्केट में जा रहा है, मार्केट से वापस बैंक के पास आ रहा है और लोन के रूप में जो बैंकों की क्षमता है वो बढ़ते जा रही है। सबसे पहले बैंक ने 900 रुपये लोन दिए, फिर 810 रुपये, फिर 729 रुपये, और आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बैंक के पास डिपॉजिट सिर्फ 1000 रुपये ही हुए थे, लेकिन यह लोन का जो अमाउंट है बढ़ते बढ़ते लगभग अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा अगर आप कैलकुलेट करें तो। यानी बैंक के पास अगर 1000 रुपये डिपॉजिट होता है तो उस 1000 रुपये के एवज में बैंक लगभग 10,000 रुपये तक का क्रेडिट जनरेट कर सकता है, यानी 10,000 रुपये तक किसी को उधार दे सकता है। और यही है बैंकों का कमाई का सबसे बड़ा जरिया। तो मुझे लगता है आपको क्रेडिट जनरेशन कैसे होता है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और भी किसी टॉपिक पर आप हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।